आर्टिकल 370। अब ये आर्टिकल 370 है क्या? ये आर्टिकल 370 कश्मीर को एक विशेष राज्य बनने की बात करता है। जैसे एक बिहार भी एक राज्य है और कभी जम्मू कश्मीर भी एक राज्य होता था, लेकिन दोनों के राज्य के फ्लेवर में अंतर है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और साथ ही वहाँ एक अलग संविधान, उसका एक अलग झंडा, उसके चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहा जाने लगा, उसके राज्यपाल को सदर रियासत कहा जाने लगा और प्रारंभ में जम्मू कश्मीर के जनता के अलावा यदि कोई जम्मू कश्मीर में जाना चाहता है तो परमिट सिस्टम भी लाया गया। तो इन सभी उद्देश्यों के तहत धारा 370 का निर्माण किया गया और यही धारा 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया। जब संविधान सभा भारत में थी तो संविधान सभा में जो कानून बनता था उसके ड्राफ्ट को अंबेडकर जी बनाते थे, लेकिन धारा 370 जो एक विवादास्पद ड्राफ्ट था उसे अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू के एक मित्र थे अयंगर साहब, इन्होंने धारा 370 के ड्राफ्ट को बनाया और ये जो धारा 370 का ड्राफ्ट था पहले 306A था। 306A करके एक ड्राफ्ट बना और ये ड्राफ्ट जब संविधान सभा से पारित हुआ तो यही अनुच्छेद 370 बना। यानी कि अनुच्छेद 370 कभी एक 306A ड्राफ्ट था जिसे अयंगर साहब ने बनाया था, तब जब अंबेडकर ने इसे बनाने से इनकार कर दिया। इस धारा 370 को लेकर जवाहरलाल नेहरू की काफ़ी आलोचना हुई। उनके गवर्नमेंट में एक मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो धारा 370 के प्रखर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक झंडा होना चाहिए और पूरे देश में भारत की जनता कहीं भी आ जा सकती है, वहाँ व्यापार कर सकती है, वहाँ शादी विवाह कर सकती है। इसलिए जम्मू कश्मीर को इस प्रकार का स्पेशल स्टेट बनाना सही नहीं होगा। इसके विरोध में 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर बिना परमिट के गए और 1953 को ही उन्हें जम्मू कश्मीर में अर्थात कश्मीर में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के दौरान ही जेल में डाउटफुल तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई, जो कभी जनसंघ के नेता थे। ये वही जनसंघ है जिससे जनता पार्टी बनी और वही जनता पार्टी से 1980 में बीजेपी गवर्नमेंट का निर्माण हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। 1953 तक शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा था वहाँ प्राइम मिनिस्टर के बराबर था, यानी चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा था वहाँ प्राइम मिनिस्टर के बराबर था। फिर 1953 में और साथ में ये भी था धारा 370 में, धारा 370 के 3 में एक बात था, यदि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता है तो धारा 370 के 3 में ये बात लिखी गई है कि जम्मू कश्मीर जो एक भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, इस अनुच्छेद को आपात स्थिति में हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने का एक प्रावधान होगा। वो प्रावधान ये होगा कि जम्मू कश्मीर की जो विधान मंडल है उसके सिफारिश से ही भारत की संसद अनुच्छेद 370 को हटा सकती है।
अब उन लोगों ने ये सोचा कि ये जो विधानमंडल अर्थात हम लोग हैं, हम लोग कभी खुद नहीं चाहेंगे कि धारा 370 हटे। तो उस समय की परिस्थिति में अनुच्छेद 370 के 3 में इस बात की चर्चा है कि इसे हटाया जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद 370 को भाग 21 में लिखा गया था। अनुच्छेद 370 को भाग 21 में लिखा गया। अब ये भाग 21 क्या है? भाग 21 में वही सब अनुच्छेद होते हैं जो अस्थायी और संक्रमणकालीन है। यानी कि अनुच्छेद 21 में 369 से 392 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। ये सभी के सभी अनुच्छेद ऐसे हैं जो अस्थायी हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू का भी ये सोच था कि ये जो धारा 370 है, जिसके तहत हम लोग जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट बना रहे हैं, ये अनुच्छेद अस्थायी है। इसी कारण अस्थायी होने के कारण इसे भाग 21 में रखा गया था और ये नियम बनाया गया कि धारा 370 को वहाँ की विधानमंडल के सिफारिश पे राष्ट्रपति संसद से पास होने के बाद हटा सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं 1953 में शेख अब्दुल्ला, इन्हीं के पुत्र हैं फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और इन्हीं के पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला, ये भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और इसी उमर अब्दुल्ला की जो बहन है उनकी शादी राजस्थान के सचिन पायलट से हुई है। तो ये मामला 1953 का है, जब शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। उस समय तक जो शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के कभी मित्र हुआ करते थे, एक समाजवादी दृष्टिकोण के थे, पाकिस्तान विरोधी थे और कभी नहीं चाहते थे कि एक कट्टर देश में जम्मू कश्मीर का विलय हो, वो धीरे धीरे पाकिस्तान परस्त होने लगे, क्योंकि भारत लोकतंत्र की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा, धर्मनिरपेक्षता की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा, और यही लोकतंत्र और यही धर्मनिरपेक्षता को वो खतरा माने, और उन्हें लगने लगा कि यदि मैं किसी तरह जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ये बेहतर होगा। लेकिन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कर्ण सिंह को ये आदेश दिया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण, इस आरोप के कारण शेख अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त किया जाए, और सदर रियासत होने के कारण कर्ण सिंह जो उस समय काफ़ी युवा थे, कर्ण सिंह ने शेख अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त कर दिया। और वहाँ पे अनुच्छेद शेख अब्दुल्ला सरकार जब बर्खास्त हुई तो 1953 से 1975 यानी कि लगभग 22 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही, और यही से चीज़ें अब धीरे धीरे बदलने लगी। हम लोग देखते हैं कि 2019 में 370 को बदल दिया गया या ख़त्म किया गया, लेकिन यदि आप 1953 से वर्ष दर वर्ष देखिएगा तो धारा 370 में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है, और 2019 से पहले ही लगभग 80% भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पे लाद दिया गया था। अब 1953 से 1975 के बीच कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत में थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में थी, और यहाँ तो केंद्र में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी ही, तो दोनों तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अब धीरे धीरे 1953 से 370 अनुच्छेद को बदला जाना प्रारंभ किया गया। तो पहला बदलाव 370 में ये आया कि 1955 से IAS IPS का जो पद है उनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर में की जाने लगी। 1959 में फिर धारा 370 में संशोधन हुआ, और जो जनगणना है
जो जनगणना जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता है, 1959 में वो जनगणना जम्मू कश्मीर में भी कराया जाने लगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत की हार हुई और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी आघात लगा। अब वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का सॉल्यूशन कर दिया जाए, लेकिन इसी बीच 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये एक पटेल मानसिकता के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सबसे पहले 1965 में जो ये शब्द है सदर रियासत, इसे बदलकर राज्यपाल कर दिया और प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री के तहत काम करता था, प्रधानमंत्री नाम हटा के चीफ मिनिस्टर कर दिया 1965 में। फिर 1966 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु विदेश में हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी भारत की सत्ता पे काबिज हुई और 1966 से वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। ये काफ़ी तेजस्वी प्रधानमंत्री भारत की रही हैं। इन्होंने भी धारा 370 में तेजी से परिवर्तन करना प्रारंभ किया और ये जो शेख अब्दुल्ला हैं, जो 1953 से लेके 1975 तक केरल के कोडेकनाल नामक हिल स्टेशन पे नज़रबंद थे, उन्हें वहीं रखा गया और धीरे धीरे 370 में परिवर्तन होता रहा। फिर ये साल 1972 का आया और 1972 के साल में शेख अब्दुल्ला ने लंदन टाइम्स में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जो जनमत संग्रह की बात है, प्लेबिसाइट की जो बात है, अब वो निराधार है। आज के परिस्थितियों में जनमत संग्रह हो नहीं सकता है और जनमत संग्रह के आधार पे जम्मू कश्मीर का फैसला हो नहीं सकता है। इसलिए अब जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग बना रहे तो बेहतर होगा। यहाँ पे वो अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। तो शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच दिल्ली में मीटिंग हुई और ये मीटिंग एक IAS ऑफिसर जो उस समय इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी थे, पार्थ शास्त्री ने, उन्होंने ये मीटिंग कराया और शेख और इंदिरा गांधी की मीटिंग हुई और 1975 में शेख अब्दुल्ला नज़रबंद से निकले और फिर से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने और 1975 से 1982 तक शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन गए और 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हुई और 82 में उनके पुत्र जो कभी राजस्थान में मेडिकल की पढ़ाई करते थे, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। इधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त के लोगों ने ये दबाव बनाना शुरू किया कि जम्मू कश्मीर को, विशेष रूप से कश्मीर को, पाकिस्तान में मिलाया जाए। इसी बीच 1987 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए। 1987 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ और फिर से फारूक अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए और इलेक्शन से पहले राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 370 में फिर से संशोधन किया और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की बात कही, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में भारत का राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था, 1985 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ चुनाव हुआ और फारूक अब्दुल्ला 1987 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। अब वहाँ के जो उग्रवादी लोग थे
ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, उन लोगों को लग गया कि अब बातचीत का सभी रास्ता बंद हो गया है, अब हम लोग को उग्रवाद से आगे जाके अर्थात हिंसा का रूप अख्तियार करना होगा। देखिए, एक संगठन होता है जो क्रांतिकारी होता है लेकिन हिंसा का उपयोग नहीं करता है तो वो उग्रवादी होता है, और एक संस्था जो हिंसा का उपयोग करता है, हथियारों का उपयोग करता है, गोली बंदूकों का उपयोग करता है, तो वही उग्रवादी संस्था आतंकवादी संस्था में कन्वर्ट हो जाता है। और 1987 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का एक नया स्वरूप भारत को 1987 के बाद देखने को मिला, और उसी के बाद वहाँ की जो एक कश्मीरी पंडित बहुल आबादी थी वो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से पलायन करना शुरू की। इसी बीच 1990 में 19 जनवरी को एक घटना घटित हुई। 19 जनवरी को एक घटना घटित हुई। ये वो काल था जब निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का भारत में दौर हम लोग देख रहे थे, और वही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का अब कोहराम मच रहा था। वहाँ की जो मुस्लिम बहुल आबादी थी, जो पाकिस्तान परस्त हो चुकी थी, वो वहाँ की जो एक जनसंख्या थी जो कश्मीरी पंडितों के नाम से जानी जाती थी, उनका पलायन ज़बरदस्ती वो लोग करने लगे। और ये जो 19 जनवरी 1990 की घटना है, वहाँ के अधिकतर मस्जिदों से ये ऐलान किया गया कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से हटा दिया जाए। जो लोग हटते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं वो लोग धर्म परिवर्तन कर ले, जो धर्म परिवर्तन भी नहीं करना चाहते उनकी हत्या कर दी जाए। और उसी के बाद एक 19 जनवरी को नरसंहार हुआ। चुन चुन के कहा जाता है कि 4 लाख कश्मीरी पंडितों को मात्र 5 दिनों में हत्या कर दी गई। और इसी को आधार बनाकर अभी हाल फिलहाल में कश्मीर फाइल्स के नाम पे विवेक अग्निहोत्री ने एक मूवी बनाई है, जिसके विषय में बात हम लोग बाद में करेंगे। इसके बाद कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीर से शुरू हुआ। उस समय फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो 2002 में भी प्रयास किया गया कि स्थिति थोड़ी सी ठीक हो। फिर 2002 से चीज़ें आगे बढ़ी और 2014 आया, और यहाँ पे भारत में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शुरू हुआ। हम लोग देखें कि हम लोग को लग रहा था कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है उसे तुरंत ही हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 2014 से 2019 के बीच में जो पहला मोदी गवर्नमेंट था उसमें चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ नहीं रही थी, तो हम लोग को लगा कि अब ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर एक डेट आया 2019 में 5 अगस्त, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और 5 अगस्त से अनुच्छेद 370 को राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में, 9 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद धारा 370 को खत्म किया गया। लेकिन ये इतने आसानी से हुआ नहीं था। इसे समझने के लिए हम लोग इसके बैकग्राउंड में पहले जाते हैं और देखते हैं कि कैसे चीज़ों को बदला गया है। तो एक वर्ष है 2017। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, और चुनाव में पीडीपी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाया। और हम लोग को पता है कि जम्मू कश्मीर में 87 एमएलए का चुनाव होता है। 87 एमएलए का चुनाव होता है। बीजेपी ने भी 24-25 विधायक चुनाव जीते थे, कैंडिडेट चुनाव जीते थे, और बीजेपी के मदद से पीडीपी ने गवर्नमेंट बनाया, और सैयद साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। ये वही पीडीपी है जो अफजल गुरु, जिसने 2001 में संसद पे हमला किया था, उसी अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया। अब ये एक राजनीतिक मामला है।
जहां बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी दल होने की बात कहती है और अफजल गुरु को एक आतंकवादी मानती है, वहीं वो उससे गठबंधन करती है जिसने आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिया था। खैर ये परिस्थितियों की बात है। तो 2017 में पीडीपी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई और बीजेपी जो कभी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, जिनके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कहिए या मृत्यु कश्मीर में इस मुद्दे पे हुई थी कि धारा 370 नहीं होना चाहिए, अब उन्हीं की पार्टी भारत में सबसे शक्तिशाली पार्टी थी। अब इन्होंने किस प्रकार धारा 370 को हटाया है, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसे देखते हैं। तो 2017 में गवर्नमेंट बना, बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में पावर में आई और एक साल के बाद सैयद साहब की मृत्यु हो गई। उनके बाद महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, जो थोड़ा सा एक रेडिकल सोच के मुख्यमंत्री है। इनके पिता जो सैयद साहब है, कभी 1989-1990 में भारत के गृह मंत्री भी थे और गृह मंत्री रहते ही महबूबा मुफ्ती की जो बड़ी बहन है, उनकी किडनैपिंग आतंकवादियों ने की थी। खैर वो दूसरा चीज़ है। तो सैयद साहब की मृत्यु के बाद महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी, जो एक रेडिकल सोच की चीफ मिनिस्टर थी। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। 2018 में बीजेपी ने सरकार से हाथ खींच लिया और सरकार वहाँ पे गिर गया और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। यहाँ पे एक चीज़ जानना आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है भारत का जहाँ पे डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। जैसे बिहार में या यूपी में डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, क्योंकि 1956 में जो जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान बना था, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 92। उसमें कहा गया है कि जब चीज़ें ऐसी हो जाए कि सरकार जब नहीं चले, तो यहाँ पहले आप राज्यपाल शासन लगाइए, और ये राज्यपाल शासन तब लगेगा कि जो वहाँ का विधानमंडल कहेगा। तो सरकार गिर गया, सरकार तो था नहीं, तो राज्यपाल शासन लगेगा कैसे? तो भारत का संविधान कहता है कि यदि सरकार नहीं चल रही है तो वहाँ का जो विधानमंडल है उसका काम संसद करेगा। अब जब संसद है तो विधानमंडल का काम करेगा, और या तो संसद करेगा या फिर अपना एक पावरफुल इंसान को स्टेट में डेप्यूट करेगा। तो सरकार तो गिर गई, विधानमंडल था नहीं, तो अनुच्छेद 92 के तहत जम्मू कश्मीर में पहले राज्यपाल शासन लगा, और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन किसी भी परिस्थिति में 6 माह से अधिक चल नहीं सकता है। 6 माह के बाद वहाँ से राज्यपाल शासन को हटाना ही होगा। तो 6 माह तक राज्यपाल शासन लगा, और जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल इंसान सत्यपाल मलिक जो बागपत से संबंध रखते हैं, उन्हें वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा गया, और माना जाता है कि जो सत्यपाल मलिक है वो जम्मू कश्मीर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और ये एक इंडिकेशन था कि अब धारा 370 को खत्म होने के लिए बहुत ज़्यादा दिन है नहीं। तो जम्मू कश्मीर में 2018 में राज्यपाल शासन लगा अनुच्छेद 92 के तहत। सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल बने। उसके बाद 6 माह के बाद सत्यपाल मलिक जो वहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने ये राष्ट्रपति को परामर्श दिया कि अभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि यहाँ चुनाव कराया जाए, इसलिए अच्छा होगा कि अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो राष्ट्रपति ने 2018 दिसंबर में
वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब 2019 का साल आया, पुलवामा घटना घटित हुआ फरवरी 14, 2019 को, और एक आतंकवादी घटना घटित हुआ था पुलवामा में। उसके बाद वहाँ के जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने ये घोषणा की थी कि मोदी सरकार एक बार आ जाए चाहे 10 बार आ जाए, लेकिन धारा 370 कभी हटेगा नहीं। लेकिन वो धारा 370 के हटने का समय अब नज़दीक था। 2019 में अपने 303 एमएलए के साथ बीजेपी भारत में फिर से एक मजबूत सत्ता के रूप में उभर के सामने आई। उसके बाद डेट आया 5 अगस्त 2019। इस बार भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह न होके अमित शाह बने, जो गांधीनगर से चुनाव जीत कर आए थे और कभी गुजरात के भी गृह मंत्री ये रहे थे। इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि हमें हर हाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्या या मृत्यु का बदला लेना है और धारा 370 को हटाना है। इन लोग के एजेंडा में शुरू से धारा 370 कहीं था ही नहीं। तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहले हम लोग देखते हैं कि धारा 370 को किस प्रकार धीरे धीरे हटाया गया। फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर जब एक बात संविधान में लिखी हुई थी, जम्मू कश्मीर के संविधान में, तो उनके विधानमंडल के परामर्श के बिना संशोधन नहीं हो सकता, तो किस प्रकार भारत सरकार ने ये संशोधन किया है। तो संशोधनों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग डेट बाय डेट देखते हैं कि किस प्रकार चीज़ें बदली हैं। तो ये 5 अगस्त था, अमित शाह राज्यसभा आए। अगस्त 2019 राज्यसभा। और राज्यसभा में एक एक करके 4 चीजें हुई। पहले अमित शाह ने 2 रिजोल्यूशन अर्थात संकल्प पत्र लाया। संकल्प पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें केवल वोटिंग होता है। आपको या तो हाँ या तो आपको ना कहना होता है, या तो आपको उसका समर्थन करना होता है, या तो आपको उसका समर्थन नहीं करना होता है। तो अमित शाह ने एक रिजोल्यूशन लाया। संकल्प पत्र लाया, 2 संकल्प पत्र लाया। पहले रिजोल्यूशन में था 1954 का आदेश। 1954 को राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनके आदेश पे जो 1952 में शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच एक दिल्ली समझौता हुआ था, उसके तहत एक बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर का मूल नागरिक होगा कौन, इसको क्लियर किया जाए। तो 1954 में उन परिस्थितियों को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने और राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। यानी राष्ट्रपति का एक आदेश 1954 के तहत पारित हुआ था। अनुच्छेद 370 में जो पहला संशोधन हुआ था 1954 में, और ये क्लियर किया गया कि वहाँ का मूल नागरिक कौन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 1954 के आदेश में पहले था क्या, जिसके रिजोल्यूशन को लाके ख़त्म किया गया। इसमें मूल नागरिक की बात की गई है। अब मूल नागरिक होगा कौन, तो वहाँ का जो संविधान है, वहाँ की जो सरकार है, उनका कहना है कि 1954 से 10 साल पहले जो वहाँ रह रहा है वहाँ का मूल नागरिक है और वहाँ की अचल संपत्ति का हकदार है, जिन्होंने अचल संपत्ति को कानूनी तरीके से खरीदा है,
वो जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा। अर्थात जो 1954 से या 1954 से 10 साल पहले से रह रहा है, वहाँ अचल संपत्ति खरीदे हुए है कानूनी तरीके से, वो जम्मू कश्मीर का मूल नागरिक होगा और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। अब ये विशेष अधिकार क्या हैं? विशेष अधिकार, विशेष अधिकार ये है कि जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण होगा, ये बाहरी लोगों को, अर्थात जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण जम्मू कश्मीर में मिलेगा नहीं। दूसरा, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, कोई खरीद नहीं सकता है। तीसरा, आप जम्मू कश्मीर में व्यापार नहीं कर सकते हैं अगर आप मूल नागरिक नहीं हैं। चौथा, विवाह नहीं कर सकते हैं, यानी कि वहाँ की लड़कियों से विवाह नहीं कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग अगर चाहे तो बाहर की जो लड़कियां वहाँ के लड़कों से विवाह कर सकती, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो लड़का है वो चाहे तो जम्मू कश्मीर के बाहर जाके विवाह कर सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लड़के हैं वो जम्मू कश्मीर के लड़कियों से विवाह नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा 1954 में थी और इन चीज़ों को लेके एक 1954 में जो आदेश पारित हुआ उसके तहत एक अनुच्छेद बना, अनुच्छेद 35A। तो ये अनुच्छेद 35A हुआ। तो अब इन्हीं ये जो अनुच्छेद 35A है, इसी 35A में इन सभी चीज़ों को रखा गया और इस 35A में मूल नागरिक कौन, जो जम्मू कश्मीर का है, उसको विस्तार से बताया गया और कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा है वही तय करेगी कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है कौन। और यहाँ पे हम लोग को ये जानना चाहिए कि 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना और 1957 में स्वतः जो जम्मू कश्मीर के संविधान को वहाँ की संविधान सभा बना रही थी, जिसके एक सदस्य शेख अब्दुल्ला भी थे, 57 में स्वतः संविधान सभा निरस्त हो गई, अर्थात खत्म हो गई। तो ये सभी चीज़ें थी और इसी 1954 के आदेश को रिजोल्यूशन फर्स्ट के तहत अमित शाह ने निरस्त कर दिया। जो 5 अगस्त को अमित शाह राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाए थे, उस रिजोल्यूशन के तहत 1954 के आदेश को निरस्त किया। कैसे किया इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो रिजोल्यूशन को निरस्त किया। जब 1954 का ये आदेश निरस्त हुआ तो स्वतः ही इसके तहत जो 35A बना था, 35A अनुच्छेद बना था, जिसमें मूल नागरिक की चर्चा थी, स्थानीय निवासी की चर्चा थी कि लोकल रेसिडेंट होगा कौन, उसकी चर्चा थी। जब 1954 का आदेश निरस्त हो गया, खत्म हो गया, रद्द हो गया, नलीफाई हो गया, तो स्वतः ही अनुच्छेद 35A भी निरस्त हो गया। उसके बाद रिजोल्यूशन 2 आया और इसमें कहा गया कि धारा 370 को हम लोग खत्म करते हैं और रिजोल्यूशन 2 के तहत धारा 370 को खत्म किया गया। राज्यसभा में कहा गया कि आधे घंटे में इस रिजोल्यूशन को पढ़ लिया जाए और इसे राज्यसभा से पारित किया जाए। तो वहाँ के कुछ सदस्यों ने, विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों ने, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यदि आप किसी भी प्रकार का रिजोल्यूशन या बिल किसी भी सभा में लाते तो 7 दिन पहले आपको सूचित करना होता है। लेकिन हमारे संविधान में 2-3 ऐसे अनुच्छेद हैं, जैसे कि एक अनुच्छेद है 118, एक अनुच्छेद है 122। ये दोनों अनुच्छेद संविधान में है और कहता है कि सदन किस प्रकार चलेगा, ये सदन ही, अर्थात जो सदन में जो सबसे पावरफुल है वो तय करेगा। तो ये जो बात है, ये बात व्यवहारिक रूप से सही है, सैद्धांतिक रूप से भी सही है,
यदि आप कोई बिल लाते हैं, कोई रिजोल्यूशन लाते हैं, तो सामान्यतः यानी जनरली आपको 7 दिन पहले सदन को सूचित करना होगा, लेकिन ये मैंडेटरी है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 118 और अनुच्छेद 122 सदन को ये शक्ति देता है कि सदन ये तय करेगा कि वो अपने कार्रवाइयों को किस प्रकार चलाएगा। इसी में एक अनुच्छेद है इसी में एक अनुच्छेद है 255। इसी में एक अनुच्छेद है 255। ये 255 कहता है कि आप यदि सदन चल रहा है तो उसके कार्रवाई को इस आधार पे आप निरस्त नहीं करिएगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सदन के कार्रवाई को या उनके किए गए कार्यों को इस आधार पे निरस्त नहीं कर सकती कि सदन को 7 दिन पूर्व सूचित नहीं किया गया। यानी कि इन 3 अनुच्छेदों के मदद से अनुच्छेद 255, 118 और 122 के आधार पे बिना पूर्व सूचना के भी रिजोल्यूशन लाया जा सकता था। तो इन 2 रिजोल्यूशन के आधार पे 370 और 1954 के आदेश को खत्म कर दिया गया।